हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा यूनिट होगा हमारा इग्नू एमपीएस का है 001 का है यूनिट 9। ठीक है, संप्रभुता। इससे पहले के जो बाकी वीडियो थे, बाकी यूनिट्स हैं, वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर लिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा इग्नू एमपीएस 001 का 9। ठीक है, यूनिट 9 होगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें देखो आप, जिसमें हम पढ़ेंगे संप्रभुता का अर्थ, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, और संप्रभुता पे ऑस्टिन के क्या विचार थे, और इसके विचार की आलोचना किस आधार पर हुई थी। संप्रभुता और भूमंडलीकरण के युग में उनकी चुनौतियाँ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संप्रभुता का अर्थ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने डिफ़ाइन किया है कि राज्य के आवश्यक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है कि अगर किसी राज्य को बनाना है तो वहाँ पे क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। पहली तो जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, और चौथी संप्रभुता। देखो ऊपर की 3 जनसंख्या, भूभाग, सरकार किसी भी राज्य में है, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता नहीं है तो वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हम खुद निर्णय लें, खुद का डिसीज़न, हमारे ऊपर किसी का कोई डिसीज़न कोई थोपा ना गया हो। ठीक है, तो अगर मान लो ऊपर के 3 ही किसी राज्य के पास है लेकिन संप्रभुता नहीं है, तो क्या वो राज्य है? नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है ना उसके पास में, तो वो राज्य नहीं होगा। आज़ादी से पहले भी देखो, जब ब्रिटिश थे भारत में, तब भी तो राजा था, राज्य थे, भूभाग थी, जनसंख्या थी, सरकार भी थे, लेकिन हम क्या डिसीज़न ले पा रहे थे? नहीं ले पा रहे थे। सारे डिसीज़न हमारे ऊपर के कौन ले रहे थे? ब्रिटिशर्स ले रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद की हमारी संप्रभुता नहीं थी, और ये संप्रभुता हमें कब मिली? हमें आज़ादी के बाद मिली थी। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब देखो, इसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, जिसमें संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, किसी भी राज्य में अगर संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य नहीं है। ठीक है, राज्य की वास्तविक पहचान क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता यह वह अनिवार्य तत्व है जिसके आधार पर राज्य को अन्य समुदाय से अलग किया जाता है। गैटिल एक विचारक है, इन्होंने देखो क्या कहा संप्रभुता के बारे में। इन्होंने कहा संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो इसे अन्य समुदायों से अलग बनाता है। अन्य समुदाय से अलग बनाने का मतलब क्या है कि राज्य के पास इतनी क्षमता है कि वो अपने से जुड़े या फिर लोगों से जुड़े निर्णय को ले सकता है, कर सकता है। ठीक है, लास्की भी क्या कहते हैं कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य मानव समुदायों से भिन्न है, क्योंकि राज्य का अपना संप्रभुता है, उसकी जनसंख्या, उसका भूभाग है, तो राज्य ये तय करेगा ना कि लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो ये सब सोचने की क्षमता किसके पास है? राज्य के पास है। और राज्य सोचने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता, कि हमारे ऊपर किसी और का डिसीज़न नहीं आ रहा, बल्कि हम अपने आप से खुद डिसीज़न ले रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ और परिभाषा देखो। सुपर प्लस अनुस मतलब इसका मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। संप्रभुता की परिभाषा करना अत्यंत कठिन कार्य है। यहाँ पे दोरूह लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है कठिन। ठीक है, कठिन कार्य है। इसी कारण एक थिंकर है ब्राइस, इन्होंने क्या कहा? संप्रभुता का प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के सबसे अधिक विवादग्रस्त तथा उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। एक और विचारक है बोंदा। ठीक है, विचारकों को मैंने इसीलिए कोट किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पेपर में इनको कोट करके इनकी बातें लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा कंपैरिजन टू आप अपना हिसाब से जो लिख लो। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी लिखो, लेकिन थिंकर्स को कोट करना इंपॉर्टेंट होता है अच्छे नंबर्स के लिए। ठीक है, तो देखो बोंदा क्या बोलते हैं। बोंदा ने कहा, यह नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों के नियंत्रण से मुक्त है। इसका मतलब क्या है? ये नागरिकों और प्रजा के ऊपर प्रयोग की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? राज्य के द्वारा। ठीक है, एक और थिंकर है ग्रोसियस, इन्होंने क्या कहा? यह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते तथा इसकी इच्छा का विरोध नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि हर संप्रभुता हर उस व्यक्ति के अंदर है जो खुद के कार्य अपने आप से करता है, जो खुद के डिसीजन अपने आप से लेता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई उसके ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा है, किसी के अधीन नहीं है वो। ठीक है, इन्होंने वही कहा। ये क्या कहा उन्होंने? क्या बताया? संप्रभुता। बर्जेस ने क्या कहा? यह राज्य के व्यक्तियों तथा समुदायों पर मौलिक, निरंकुश तथा असीमित शक्ति है। असीमित शक्ति का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है। निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अभी और भी हैं, बिलो भी है, इनके हिसाब से क्या है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है।
संप्रभुता के प्रकार देखो, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। ठीक है, आंतरिक संप्रभुता किसे कहते हैं? एक बात और याद रखना, जो आंतरिक और बाह्य संप्रभुता पढ़ूंगी मैं, इसमें सिर्फ मैंने राज्य को कोट किया है। राज्य को कोट करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राज्य की संप्रभुता होती है, आप अपने आप को भी ले सकते हो। ठीक है, किसी व्यक्ति को ले सकते हो। अपने आप की आंतरिक और बाहरी जो क्षमता है आपकी डिसीजन लेने की, वही आपकी संप्रभुता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने राज्य लिखा है तो राज्य ही होगा, नहीं, आप अपने आप को कोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आंतरिक संप्रभुता में मैंने क्या लिखा है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति जिसकी आज्ञा का पालन राज्य की सीमा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को करते हैं। अर्थात क्या हुआ, राज्य की घरेलू सीमा के भीतर जो भी राज्य निर्णय लेता है उसका पालन हर व्यक्ति को करना है। वैसे ही अगर आपको किसी व्यक्ति को यहाँ पे कोट करते तो क्या, व्यक्ति अपने से जुड़े निर्णय को लेता है। ठीक है, इसका बाहरी देखो, बाहरी संप्रभुता किसको बोलते हैं? राज्य सीमा के बाहर किसी दूसरी सत्ता से मुक्ति होना। मतलब राज्य से बाहर अगर आप जा रहे हो तो आपके ऊपर ये नहीं है कि किसी के अधीन हो आप, या फिर किसी की सत्ता है आपके ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं है। बाहरी संप्रभुता का भी मतलब यही है कि आप बाहर जा रहे हो तो बाहर भी आप अपने से जुड़े डिसीजंस को, लोगों की भलाई के हित के हों, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड विचार हों, आप खुद ही उसका डिसीजन लोगे। ठीक है, इसके अन्य प्रकार भी देख लो। सबसे पहला क्या है, नाम मात्र की संप्रभुता या वास्तविक संप्रभुता। दूसरा है कानूनी संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता। वैध संप्रभुता या यथार्थ संप्रभुता। जन संप्रभुता। इनको मैंने डिफाइन नहीं किया है, ये मतलब आप खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, कि ये क्या है। ठीक है, नाम मात्र की संप्रभुता किसको बोल सकते हो, वास्तविक संप्रभुता क्या है। अब संप्रभुता के लक्षण देखो क्या है, मौलिकता है, निरंकुशता है, सार्वभौमिकता है, स्थायित्व है, अपृथक्करणीयता है, अविभाज्यता है, अनन्यता है, ये इसके लक्षण हैं। अब ऑस्टीन का संप्रभुता का विचार भी पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछता है ऑस्टीन के विचार को। मैं जब जब हमारा बुक कंप्लीट होगा तो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, आप लोग वो भी देखिएगा तो आपको उसमें ज़रूर पता चलेगा ऑस्टीन के विचार को। ठीक है, अब ऑस्टीन के विचार पढ़ते हैं। संप्रभुता संबंधी विचार 1832 में प्रकाशित पुस्तक लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस प्रिडिक्शंस में ऑस्टीन के विचार आए सामने, जिसमें इन्होंने संप्रभुता की क्या परिभाषा दी। देखो, यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो स्वयं किसी समान श्रेष्ठ का आदेश का पालन करने का अभ्यस्त ना हो और समाज के एक बड़े भाग में स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन करने में समर्थ हो, तो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होता है, और वह समाज जिसमें वह संप्रभु भी सम्मिलित है एक राजनीतिक तथा स्वाधीन समाज होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने से जुड़े निर्णय ले सकता है, स्थायी रूप से रह सकता है, वो क्या है, संप्रभु है। ठीक है, अब संप्रभु ऑस्टीन की जो संप्रभुता का विचार था उसकी विशेषताएं देखो क्या है। इन्होंने मानव श्रेष्ठ बताया, मानव को श्रेष्ठ बताया। इन्होंने क्या कहा, संप्रभुता में ह्यूमन सुपीरियर की बात की। दूसरा, इन्होंने डिटर्मिनेट की बात की, निश्चितता की बात की, स्वाभाविक पालन की बात की। स्वाभाविक पालन का मतलब होता है आपके द्वारा आपके जो आज्ञा, आपने अपने आप को जो आज्ञा दी उसका पालन करना। ठीक है, अनियंत्रित तथा असीमित यानी एब्सोल्यूट की बात की उन्होंने। ठीक है, उसके बाद अविभाज्य इंडिविजुअल की बात की, सार्वभौम यानी ऑल कॉम्प्रहेंसिव की बात की है। ठीक है, इनके सिद्धांत की आलोचना किन विचारकों ने की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, तो वो भी देख लो आप। ये जो प्रमुख आलोचक हैं वो है हेनरी मैन, सिज्विक, लिकॉक, लास्की और ब्लंटशली। इन्होंने इसके विचार के, जो ऑस्टीन के संप्रभुता के विचार है उसकी आलोचना की, और आलोचना किस आधार पे की है। पहला पॉइंट देखो, निश्चित व्यक्ति की अवधारणा भ्रामक है। इसमें निश्चित व्यक्ति को इन्होंने बात की है कि निश्चित व्यक्ति की संप्रभुता, इसके आधार पर इन्होंने आलोचना की है। निश्चित व्यक्ति नहीं, निश्चित का मतलब होता है एक व्यक्ति, टारगेट ना, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी संप्रभुता है ना। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑस्टीन ने क्या कहा कि हर व्यक्ति की अपनी संप्रभुता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य कर सकता है। लेकिन अगर जब आप किसी स्टेट यानी आपके ऊपर भी कोई राज्य है जो आपके ऊपर राज करता है, इसका मतलब क्या है, अगर वो कोई निर्णय आपसे जुड़े संबंधी कोई विचार या फिर डिसीजन फैसला ले रहा है, तो आपका हक, आपका ये अधिकार है कि आप उसके आदेश का पालन करें। लेकिन ऑस्टीन क्या कह रहा है, आपका खुद का विचार यानी आपकी खुद की भलाई, आपका हित, यहाँ पे क्या हुआ, राज्य की अवहेलना हुई।
ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या बताया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, जैसे ऑस्टिन के विचार। ठीक है। दूसरा ये अगला क्या है, कानून संबंधी विचार भ्रामक है। अगला है असीमित शक्ति पर बल। नहीं, संप्रभुता असीमित शक्ति पर बल नहीं देता। ठीक है। लेकिन संप्रभुता आपको ये सक्षम बनाता है कि आप अपने से जुड़े या फिर दूसरों से जुड़े या फिर लोगों की भलाई कल्याण से जुड़े या फिर किसी भी फैसले से जुड़े आप निर्णय ले सकते हो, इसकी बात करता है। असीमित बल नहीं देता आपको। ठीक है। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीयता के अनुकूल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीयता के अनुकूल का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो संप्रभुता है वो घरेलू सीमा के भीतर है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। ठीक है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी देख के चलना होता है कि हमारी संप्रभुता को वहाँ भी ठेस ना पहुँचे। ठीक है। अब संप्रभुता और इसकी चुनौतियाँ, इसके भूमंडलीकरण की चुनौतियाँ देखो। अगर संप्रभुता की बात करते हैं तो इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ, सत्ता दल की हो गई, अर्थव्यवस्था की हो गई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हो गई और अंतर्राष्ट्रीय कानून की हो गई। ठीक है। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आप खुद ही समझ सकते हो अर्थव्यवस्था में संप्रभुता का क्या, संप्रभुता के समक्ष क्या चुनौतियाँ आ रही, सत्ता दल की क्या चुनौतियाँ हैं। सत्ता दल की चुनौतियाँ मतलब इसको एज ए चुनौती के रूप में भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये संप्रभुता और सरकार के विरुद्ध काम करते हैं, जिससे संप्रभुता की अवहेलना होती है। इस रूप में आप इसकी चुनौती को ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है, मतलब आप देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मतलब ऐसे बहुत से दल होते हैं जहाँ पे मंच पे जाते हैं, बैठते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर स्टेट, हर राज्य, हर देश को अपनी बात रखने का हक है, अपनी से जुड़ी सारी बातों को बताता है, उससे जुड़े डिसीजंस लेता है, वो भी उसकी संप्रभुता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी संप्रभुता देश के भीतर है, बल्कि देश के बाहर भी है। अब वो चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ का संचार है, आदान प्रदान है, जो भी कर रहे हो, वहाँ भी आपकी संप्रभुता बनी रहेगी। ठीक है। तो ये आज का यूनिट हमारा यहीं फिनिश होता है संप्रभुता का। आप लोग देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट भी अच्छे से लिखिएगा। अच्छा कमेंट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं उससे ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से, उससे ज़्यादा मैं चाहूँगी अच्छा वीडियो बना के डालूँ मैं। ठीक है। तो उसके लिए मतलब प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोरोना है तो प्लीज़ अपना, अपने परिवार का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर जाना, वरना घर में रहना, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। ठीक है। आप अपनी सुरक्षा को निर्धारित कीजिए। ओके, थैंक यू।